नमस्कार मित्रों, मैं कुमार शंकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीआरपीसी पे फिर पुनः चर्चा करेंगे। आज हम सीआरपीसी को थोड़े अलग दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। सामान्य रूप से हम लोगों ने प्रकृति की दृष्टि से विधि को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विदित भी है कि सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ और एग्जेक्टिव लॉ की श्रेणी में आता है। पर मैं आज सीआरपीसी का एक नया दृष्टिकोण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें जैसा कि यहाँ हेडिंग देखेंगे हम लोग, सीआरपीसी एज ए सब्सटेंटिव लॉ। क्या सीआरपीसी सब्सटेंटिव लॉ के रूप में भी कार्य करती है या कुछ उपबंध ऐसे सीआरपीसी में है जो उसके सब्सटेंटिव लॉ की प्रकृति में उसको परिवर्तित करते हैं? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे आपके समझ। सब्सटेंटिव लॉ जो कि अधिकार, दायित्व, नियोग्यता इनको स्थापित करता है सिविल मामलों में। क्रिमिनल मामलों में सब्सटेंटिव लॉ उसको कहते हैं जिसमें पनिशमेंट की डिफिनेशन दी गई हो और पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया हो, उसके एक्सेप्शन इत्यादि दिए गए हो, तो दांडिक विधि में वो सब्सटेंटिव लॉ या मौलिक विधि की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे सीआरपीसी में भी कुछ ऐसे उपबंध दिए गए हैं। चूंकि सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य, जब धारा 4 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हम देखते हैं तो कहता है कि इंडियन पीनल कोड के अधीन मामलों का विचारण, जांच एवं अन्वेषण करने के लिए तथा अन्य किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में अगर कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है तो ऐसे मामलों में भी सीआरपीसी की प्रक्रियात्मक रूप से लागू होगी। पर सीआरपीसी में जो सेक्शंस मैंने यहाँ लिखे हैं, आज मैं उनको बताऊंगा कि ये धाराएं अपने आप में सब्सटेंटिव नेचर की हैं, मूल विधि का स्वरूप प्रदान करती हैं सीआरपीसी को, जिनकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले धारा 95, सेक्शन 95 ऑफ द सीआरपीसी। सेक्शन 95 ऑफ द सीआरपीसी एक्सक्लूसिव सेक्शन है। सेक्शन 95 ऑफ द सीआरपीसी कहता है कि पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड। कुछ ऐसे ही प्रकाशन को फॉरफिट करने की, समापरित करने की शक्ति राज्य सरकार को है। कैसे मामलों को, कैसे प्रकाशन को? ऐसे प्रकाशन जो धारा 124 से, मतलब सेडिशियस नेचर के, राजद्रोहात्मक हैं, जो समाज में शांति और विध्वंस पैदा कर सकते हैं, ऐसे दस्तावेजों को, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो पब्लिश किया है किसी ने, उसको फॉरफिच करने के लिए धारा 95 सब्सटेंटिव नेचर का है। आईपीसी में इसके संबंध में कोई उपबंध नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे ये फॉरफिच करने की व्यवस्था जो धारा 53 आईपीसी में बताया हुआ है, वो उपबंध, उसमें से एक दंड देने की व्यवस्था स्वयं करता है 95। दूसरी धारा 122 का उपयोग जब 106 से लेके और 110 तक की प्रोसीडिंग के संबंध में कहीं सिक्योरिटी की मांग की गई है और ऐसा सिक्योरिटी देने में अक्षम होता है वो व्यक्ति, या इनसफिशिएंट सिक्योरिटी देता है, तो उसको कारावास की सजा, कारावासित कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और मैक्सिमम 3 साल तक के लिए कारावास में उसको रख सकता है। तीसरी धारा 125 हम सभी जानते हैं, जो मेंटेनेंस के बारे में बताता है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड गार्जियन, इनके बारे में 125 बताता है। अब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, मजिस्ट्रेट ने कर दिया या फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया, पर उसका कंप्लायंस नहीं कर रहा है डिफेंडेंट, तो वहां क्या करेगी कोर्ट? वहां पे भी 1 महीने के कारावास का उपबंध है डिफॉल्ट के लिए। पर मंथ के डिफॉल्ट के लिए 1 महीने का कारावास यहां कोर्ट दे सकती है। ये अपने आप में सब्सटेंटिव नेचर का है। इसके लिए आईपीसी की ओर हमको देखने की जरूरत नहीं है, इसके संबंध में आईपीसी में कोई उपबंध नहीं दिया गया। ये यहीं पे उपबंध देता है दंड का भी, इसके डिफॉल्ट होने पे। फिर अगली धारा हम लोग चर्चा करेंगे 237 सब क्लास 4, 237 सब क्लास 4। जहां कहीं भी कोई मानहानि जो 199, चूंकि 199 एक ऐसी धारा है सीआरपीसी की जहां सेशंस ट्रायल एक्सक्लूसिवली करने का, सेशंस को कॉग्निजेंस लेने का पावर है। बाकी सब जगह कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है और ट्रायल
कमिट कर देता है, उसके बाद सेशन द्वारा उसका ट्रायल किया जाता है। परंतु 199 के मामले में सेशन ही 199(2) में ही सीधे कॉग्निजेंस लेता है और ट्रायल करता है। यहाँ पे कह रहा है 237(4) जो प्रोसीजर बताता है 199(2) का कि सेशंस ट्रायल में जब 199(2) के अधीन कोई कॉग्निजेंस ले लिया है कोर्ट ने, ट्रायल करता है मानहानि के संबंध में स्पेसिफिक, तो वहां पे यदि लगता है कि इनसफिशिएंट रीजन था, मतलब गलत आधार पे या मिथ्या आधार पे मामला चलाया गया है, तो 1,000 रुपए का कंपनसेशन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसको अभियुक्त बनाया गया मामले में उसको प्रदान करने का आदेश यहां पे, ये अपने आप में सब्सटेंटिव नेचर का है। फिर आते हैं 250, जहां पे कोई कंपनसेशन किसके लिए दे सकती है कोर्ट, फॉर द एक्यूजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। तो जहां पे किसी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन बिना सफिशिएंट कारण के चलाया गया है, वहां पे मजिस्ट्रेट को जितने उस मामले में जुर्माना देने की शक्ति है उतना वो इंपोज कर सकता है फाइन ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने इस प्रकार का फॉल्स एक्यूजेशन चलाया है, ऐसा अभियोग अभियुक्त के विरुद्ध लगाया है। फिर यहां आ जाते हैं अब 344, 345, 349, 350, ये 4 सेक्शंस ये न्यायालय की पावर है, कोर्ट की पावर है। जहां पे 344 क्या कहता है, समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर द गिविंग फॉल्स एविडेंस। न्यायालय के समक्ष अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है तो एक तो आईपीसी में चले जाएंगे आप, उसके लिए वहां उपबंध दिया हुआ है, उसके लिए सेक्शन 340 की प्रोसीडिंग कोर्ट इनिशिएट कर सकती है। परंतु कोर्ट को एक शक्ति है यहाँ पे, प्रत्येक न्यायालय को, यहाँ दंड न्यायालय की बात नहीं हो रही है, यहाँ दंड न्यायालय में राजस्व न्यायालय भी सम्मिलित है जो डिफाइन करता है वहां पे। तो जहां पे कोई समरी प्रोसीजर चल रहा कर सकता है वो कोर्ट क्या करता है, समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। जहां मिथ्या साक्ष्य न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के दौरान कोई व्यक्ति देता है तो वहां समरली ट्रायल कर सकता है और 3 महीने का कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों, ये देने की शक्ति कोर्ट के पास है। न्यायालय क्या करेगी, देख रही कि हमारे समझ मिथ्या साक्ष्य दिया, या तो हम 340 में इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दें, वो प्रोसीडिंग चलाए 195 सीआरपीसी और 340 की प्रोसीडिंग वहां पे एक साथ क्लब करके चला सकते हैं, या फिर यहाँ पे समरी ट्रायल करके समरी प्रोसीजर अडॉप्ट करके उसको 3 महीने का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा न्यायालय स्वयं दे सकती है। ये सब्सटेंटिव नेचर, यहीं पे दे दिया दंड का उपबंध, 3 महीने का कारावास 500 रुपया जुर्माना। इसके लिए आईपीसी की ओर हमको देखने की जरूरत नहीं है, आईपीसी में जाने की जरूरत नहीं है, यही सीआरपीसी ही इसको प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए ये सब मैं कह रहा हूँ सब्सटेंटिव नेचर के हैं, ये यहीं पे दांडिक उपबंध प्रदान कर दे रहे हैं आपको। अगली धारा में कह रहा हूं 345 क्या कहता है, प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। अब जैसा कि हम सामान्य जाते हैं कंटेम्प्ट कोर्ट हम लोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को समझते हैं, परंतु दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में भी कोर्ट को, क्रिमिनल कोर्ट को ये एम्पावर्ड करती है सीआरपीसी 345 के मामले में कि किसी विषय पे अगर न्यायालय की प्रक्रिया के दौरान कोई उसका अवमान कर रहा है तो वहीं पे 200 रुपए के जुर्माने का दंड दे सकती है। 200 रुपए जुर्माना न देने की दशा में 1 महीने का इंप्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ, ये पावर, ये 345 कहता है। तो क्या हुआ, ये सब्सटेंटिव नेचर का है, ये मौलिक विधि। इसके लिए फिर मैं कह रहा हूं जैसा बार बार आईपीसी की ओर देखने की हमको जरूरत नहीं है, सीआरपीसी ही उपबंध दे रहा है। 349 इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो जहां पे किसी को न्यायालय ने आहूत किया कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, और ऐसे व्यक्ति ने क्या किया, इंकार कर दिया न्यायालय समक्ष ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने से या कोई उत्तर देने से इंकार कर दे रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य होता है। किसी ने इंकार कर दिया तो उसके लिए न्यायालय एक प्रोसीडिंग आईपीसी में चलाए नहीं, यहाँ पे भी एक प्रोविजन दे दिया 349 में कि वो वहां पे समरी प्रोसीडिंग करके उसको 7 दिन का सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकते। अब यहाँ भी दंड का उपबंध कर दिया, सीआरपीसी में ही सब्सटेंटिव नेचर का है, अलग से इसके लिए हमको आईपीसी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी परिभाषा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी पीनल प्रोविजन की ओर देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पीनल प्रोविजन दे दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सब्सटेंटिव नेचर का है। फिर 350, अब 350 क्या कह रहा है, समरी प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट फॉर नॉन अटेंडेंस बाय विटनेस इन द ओबीडियंस टू सम्मन।
अब सम्मन का नॉन ओबीडियंस कर रहा है तो 172 आईपीसी बताता है, दंड उपबंध है वहां पे, लेकिन वहां के बजाय यहाँ पे भी कोर्ट समरली क्या करेगा कि ठीक है नहीं आया तो उसको 100 रुपए का जुर्माना लगा दे रहा है। तो फाइन ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया, किसी के विरुद्ध सम्मन दिया किया कोर्ट ने और न्यायालय ऑबिडियंस नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है उस सम्मन का, तो 100 रुपए का जुर्माना 350 में कोर्ट वहीं अधिरोपित कर देगी। वहां आईपीसी के सेक्शन की हमको जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार 357A to C, जैसा जानते हैं हम सभी लोग कि 357 सीआरपीसी A to C प्रोवाइड करता है प्रतिकर देने के संबंध में या चिकित्सकीय उपचार के संबंध में व्यवस्था देता है। यहीं पे उसको उपचार प्रदान कर दिया, रेमेडी दे दिया, यहां पे उसको प्रतिकर के लिए उपबंध बना दिया। अगली धारा 358 कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। अब हमने क्या किया, हमने एक व्यक्ति को बिना किसी आधार के किसी मामले में गिरफ्तार करवा दिया, बाद में कोर्ट पाती है कि उसको गिरफ्तार करने का कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, हमने एक फॉल्स कंप्लेंट किया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, ये हमारी डिफॉल्ट है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट यहीं पे कंपनसेशन प्रोवाइड कर देगी, कितने का, 1000 रुपए का, 1000 रुपीज। जहां किसी व्यक्ति को निराधार रूप से गिरफ्तार करवाया जाता है तो दंड न्यायालय को शक्ति है कि जिस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति को निराधार गिरफ्तार करवाया है उसको 1000 रुपए का कंपनसेशन इंपोज कर दे। फिर मैं कह रहा हूं आईपीसी की ओर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे दंड का भी उपबंध दे दिया, बता दिया। और अब 3 धाराएं और 406, 407 और 408। 406 क्या है सीआरपीसी का, 406 कहता है उच्चतम न्यायालय के मामलों के अंतरण करने की शक्ति। इसी प्रकार 407 कहता है उच्च न्यायालय को मामले के अंतरण करने की शक्ति, और 408 कहता है सेशंस कोर्ट के मामलों को अंतरण करने की शक्ति। तो 406 का सब क्लास 3 कोर्ट ने देखा, आपने एक एप्लीकेशन मूव किया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में मामले को अंतरित करने के लिए कोर्ट पाती है कि दैट इज फाइबुलस, फॉल्स, गलत तथ्यों के आधार पर आपने आवेदन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वहां 1000 रुपए का जुर्माना यहाँ पे अधिरोपित कर देगी जिसने फॉल्स एंड वेक्सिशियस फैबुलस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में अंतरण के लिए दिया किसी मामले को। इसी प्रकार सेम सिमिलर पावर 1000 रुपए की हाई कोर्ट को भी है। 407 चूंकि हाई कोर्ट की शक्ति है मामले को अंतरण करने की, और उच्च न्यायालय पाती है कि फेबुलस ग्राउंड्स है, इनसफिशिएंट ग्राउंड पे आवेदन दिया गया है, तो उच्च न्यायालय क्या करेगी, ऐसे मामले को ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने फॉल्स एंड फेबुलस एप्लीकेशन मूव किया है ट्रांसफर करने का 1000 रुपए का कंपनसेशन लगा सकती है। इसके लिए फिर मैं कह रहा हूं जैसा कि आईपीसी में किसी दंड उपबंध की ओर हमें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब्सटेंटिव लॉ की तरह ही जैसे सब्सटेंटिव सामान्यतः व्यवस्था यह है कि सीआरपीसी में किसी मामले का विचार करते समय आप चार्ज जो बनाते हो देखते हैं कि आईपीसी की या किसी स्पेशल लॉ की या लोकल लॉ की जिसके संबंध में विचार चल रहा है, कौन कौन सी धारा वहां आकर्षित हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, और उसमें क्या दंड उपबंध है और उसकी क्या परिभाषा है, क्या एसेंशियल्स है, ये आपको हमको देखना पड़ता है सब्सटेंटिव लॉ में जाके। लेकिन जिन धाराओं की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं ये धाराएं यहीं पे स्वयं में दंड उपबंध प्रदान कर रही हैं, ये बताती हैं, ये कंपनसेशन की व्यवस्था दे रही हैं, फाइन लगा रही हैं, ये इंप्रिजनमेंट का उपबंध कर रही हैं। तो ये क्या है, ये सब्सटेंटिव नेचर का, इसलिए मैंने लिखा सीआरपीसी एज ए सब्सटेंटिव लॉ। ये थोड़ा सा लगेगा लोगों को कि सीआरपीसी तो प्रोसीजरल एडजेक्टिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव क्यों है? तो मैंने ऐसे कुछ उपबंध छाटे हैं सीआरपीसी से जो कि इसको सब्सटेंटिव नेचर का बना देता है। ये थोड़ा रोचक था इसलिए मैंने कहा ये आपके सामने रखूं। और 2 धाराएं इसके साथ मैं और बता देना चाहता हूं, 421 और 431, 421 एंड 431 ऑफ द सीआरपीसी। तो 421 क्या आता है, वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन। तो जहां कहीं भी फाइन इंपोज करती है तो लेवी उसको रिकवर करने की शक्ति भी है, लेवी वारंट इशू कर देगी कोर्ट। लेकिन 431 मनी ऑर्डर टू बी पेड रिकवरेबल एज ए फाइन। तो जहां कहीं भी ये मनी ऑर्डर आदेश किया इन 1000 रुपए के कंपनसेशन का, 100 रुपए के फाइन का, 200 रुपए के फाइन का, या जहां कंपनसेशन ही सिर्फ लगा रहा है 357 में ए में कंपनसेट किया, तो ऐसी चीजों को ये रिकवरेबल होगा कैसे, फाइन की तरह रिकवरेबल होगा। जैसे जुर्माना अभिग्रहित किया जाएगा वैसे ही इसको भी रिकवरी होगी। 431 उस उपबंध को बताता है। तो मैं समझता हूं कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। तो
फिर कहूँगा कि इस तरीके की रोचक चीज़ें जो सामान्यतः, फिर कहता हूँ बार बार हर वीडियो में मेरी बात आ रही है कि जो विधि की पुस्तकों में सामान्य रूप से आपको नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव नेचर्स की हैं, मैं उनको आपके समक्ष ले आ रहा हूँ। और ऐसी ही बातों को जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुँचे, इसके लिए सार्थक प्रयास हम लोग करेंगे। धन्यवाद।